नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम हरबीर सिंह, विलेज डाडलू, तहसील शाबद मारकंडा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। जैसे कि मुझे आज कृषि जागरण वालों ने नर्सरी का टॉपिक दिया है, तो मैं नर्सरी के टॉपिक के ऊपर ही बात करूँगा। पर उससे पहले अपने बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने जो अपना खेती का सफ़र था वो 1995 से शुरू किया था। सबसे पहले मैंने खेती के साथ साथ 1995 से ही बी कीपिंग का धंधा भी इसके साथ साथ ही शुरू कर दिया था। बी कीपिंग के धंधे में कई साल कर मैंने किया इस धंधे को। तो यहाँ हमारे एक छोटा सा बाग हुआ करता था हमारे खेतों में ही। तो वहाँ हिमाचल से हिमाचली बैठे हुए थे जिनके पास कई बी बॉक्सेस थे। तो जैसे ही मैं उनके थोड़ा सा टच में आया तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखता रहा उनसे। तो जब वो यहाँ से गए तो मैंने उनसे 5 बी बॉक्सेस अपने लिए ले लिए। तो सोचा तो यही था भी अपना घर के लिए खाने के लिए इतना शायद चलता रहेगा, पर मैं उस धंधे को बढ़ाता बढ़ाता 670 बी बॉक्सेस पर ले गया। साथ में खेती भी चलती रही। पर खेती ऐसी थी कि जैसे हमारे दादे परदादे करते आ रहे थे या जितना पड़ोसियों से सीखा हमने, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी खेती 2-3 साल जारी रखी। पर मुझे खेती में कोई नज़ारा नहीं आया। साथ में हमने थोड़ा छोटा सा एक डेयरी का धंधा भी किया। वो भी मुझे 2-3 सालों में महसूस हुआ भी ये भी धंधा इतना कोई प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है। तो वो भी मुझे अब छोटे लेवल तक ही सीमित रखना पड़ा। तो कई साल बी कीपिंग का धंधा करते करते तो जब मैं लार्ज स्केल पर इसको ले गया तो इसमें काफ़ी पैसा भी बनाया, इसमें बड़ी नॉलेज भी थी और बड़ा शौक़ से ये धंधा किया मैंने। तो इंटरनेशनल बी रिसर्च एसोसिएशन है इंग्लैंड में, मैंने उनकी मेंबरशिप ली और 2004 में मैं उनकी एक मीटिंग भी वहाँ अटेंड करके आया। वो धंधा मुझे इसलिए छोड़ा तो नहीं है, मैंने कम करना पड़ा क्योंकि मैं परिवार में अकेला था, टूरिंग जॉब थी और मेरे मदर का एक्सीडेंट हो गया था, वो बेड पर आ गई। तो मुझे अपने पेरेंट्स का ख्याल पहले था। तो इस करके मैंने उस धंधे को कम करते करते बहुत कम कर दिया। वो टूरिंग जॉब इसलिए थी क्योंकि हमारी तरफ सरसों नहीं हुआ करती थी। सरसों का सीज़न लगाने के लिए हमें हिसार साइड या राजस्थान में भरतपुर साइड जाना पड़ता था। तो उसके बाद फिर जैसे हमारा ये सफेदे का सीज़न शुरू हो जाता था, फिर इधर आते थे। फिर उसके बाद हमारा सूरजमुखी का सीज़न शुरू हो जाता था। वो भी ये 2 सीज़न लगाने के बाद हमें ऑफ सीज़न में बाजरे और कपास के ऊपर फिर राजस्थान में और या हिसार में फिर दोबारा जाना पड़ता था। तो टूरिंग जॉब थी, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मदर बेड पर थे। तो मैंने ये विचार किया कि इस धंधे को कम किया जाए। धीरे धीरे मैंने इस धंधे को घटा दिया। तो फिर कई सालों से मैं सब्जी तो उगाता ही था। तो जैसे ही खेती हमने शुरू की, मैंने 1995 में खेती शुरू की, साथ में 2-3 किले मिर्ची लगाया करते थे। तो मिर्ची बाहर से हम नर्सरी लेते थे। उसमें कई दिक्कतें आ जाती थी, मंडी में उसकी मांग भी कई बार कम होती थी, कई बार रेट नहीं लगता था, कई बार जो वैरायटी लाते थे वो वैरायटी निकलती नहीं थी। तो यहाँ मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ कि नर्सरी नर्सरी का ये शौक़ मुझे कैसे लगा। जलंधर से पठानकोट रोड के ऊपर एक काला बकरा गांव है, वहाँ पेप्सी वालों का प्लांट हुआ करता था। 30-35 एकड़ में वो प्लांट था। तो जब मैंने खेती शुरू करी नई नई, मुझे पता नहीं था, मैं उनसे चिल्ली की नर्सरी लेने चला गया। पता लगा कि वो चिल्ली की नर्सरी है, वहाँ मैं लेने चला गया। तो उन्होंने जाते ही मेरे से पूछा कि आपने बुकिंग करवा रखी है? हम तो बुकिंग वाले को ही नर्सरी देते हैं। मुझे इस बात का पता नहीं था। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी उनसे, भाई ऐसा है, अभी मैं वहाँ कुरुक्षेत्र से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, आप मुझे नर्सरी दे दो, अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आपसे बुकिंग करवा लूँगा। मुझे पता नहीं था इस बात का, पर वो माने नहीं। रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो माने नहीं। मैंने उनको कहा चल यहाँ तक आ गया हूँ, एक बार अपना फार्म देख लेने दीजिए मुझे भी, क्या सिस्टम है आपका। तो वो कहते हैं जी ना, यहाँ तो किसी को अंदर अलाउड नहीं है, कोई फार्मर्स अंदर जाना अलाउड नहीं है। उनका इटालियन स्टाफ था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो अगर नहीं माने, वो मैं वापस आ गया जी। तो साथ में ही नवांशहर है, वहाँ मेरे मामे हुआ करते थे। मामे का बेटा कनाडा से आया हुआ था, तो मैं उसके पास चला गया। तो मैंने उसको समस्या बताई भी, ऐसे ऐसे मैं यहाँ आया था, नर्सरी लेने आया था, पर मुझे उन्होंने नर्सरी देने से इनकार कर दिया।
तो उसका उस गांव का काले बकरे गांव का जो सरपंच था वो मेरे मामे के बेटे का फ्रेंड था। उसने उसको बात करी, वो कहता कोई बात नहीं, आप सुबह आ जाओ, आपको नर्सी भी दिलवा देंगे और अंदर से सारा सिस्टम इनका दिखा देंगे आपको। तो मैं अगले दिन फिर दोबारा चले गए हम दोनों। तो मुझे नर्सरी लेने से ज़्यादा उनका सिस्टम देखने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। चलो उसने नर्सरी भी दिलवाई हमें। नर्सरी दिलवाने के बाद सारा सिस्टम देखा जी उनका उनका अंदर सारा घूमे हम, 1-2 घंटे रहे, सारा सिस्टम देखा भी ये क्या करते हैं। बताया तो उन्होंने कुछ नहीं, लेबर भी उन्होंने पक्की कर रखी थी, लेबर ने भी हमें कुछ नहीं बताया। तो जो भी कुछ मैं क्वेश्चन करता था उनसे, उनको वो ही कहते थे वो ऑफिसर बैठे हुए हैं हमारे, उनसे बात कर लीजिए आप। तो उसके बाद चलो खैर नर्सरी दे दी उन्होंने, मैं लाया नर्सरी अपने खेत में, हमने जो क्रॉप लगाई तो अपना जो उसकी आउटपुट आई, प्रोड्यूस आया उसका, हम दिल्ली मंडी में ले गए। उसकी मांग बहुत कम थी वहाँ उस वैरायटी की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आम चिल्ली जो 15 रुपये बिका करती थी वो हमारी 6 रुपये लगी। तो हमें महसूस हुआ अभी ये हमारे जो वैरायटी का सिलेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उसी साल ही विचार कर लिया कि अगले साल से हम अपनी नर्सरी आप उगाया करेंगे। तो मैंने मंडी में तो गया हुआ, दिल्ली मंडी में तो गया ही हुआ था। वहाँ के जो आड़ती थे मैंने उनसे बात करी भी क्या सेगमेंट चलेगा मंडी में या किस सेगमेंट की ज़्यादा मांग है। तो मैं कुछ आइडिया तो वहाँ से ले आया। तो मैंने 2005 में पहली बार 2 कनाल से अपनी नर्सरी का सफ़र शुरू किया जी। पहले साल हमने 2 कनाल में नर्सरी उगाई अपने लिए प्लस सेल करने के लिए। पहला साल था, किसी को पता भी नहीं था भी यहाँ से नर्सरी भी उगाई जाती है। तो हमें पहले साल बेचने में बड़ी दिक्कत आई, कुछ बिकी कुछ नहीं बिकी। तो पहले साल का जो हमने वो अपना निचोड़ निकाला या जो कैलकुलेशन करी तो हम घाटे में आ गए। अगले साल हमने उस एरिया को डबल कर दिया, 2 कनाल से आधे एकड़ में कर दिया। यही सोच के कर दिया कि अब कुछ लोगों को पता लग गया है कि यहाँ नर्सरी है, अगले साल ज़रूर बिकेगी। अगले साल हमने नर्सरी सेल करी। तो अगले साल का जब हमने वो सारी कैलकुलेशन निकाली तो हमें ये महसूस हुआ कि 3,500 के हम फ़ायदे में थे। और मुझे महसूस हुआ कि ये धंधा भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। पर दिल में एक कसक सी रह गई, भाई जो 2 साल हमने नर्सरी करी है पूरी सिस्टम में नहीं करी है, सबसे पहले सिस्टम के ऊपर जाया जाए। तीसरा साल आया, हमने फिर इसको 1 एकड़ में कर दिया, डबल कर दी। स्प्रिंकलर लगवाए हमने, स्प्रिंकलर होने चाहिए थे, ये हमने महसूस किया। स्प्रिंकलर लगवाने के बाद ऊपर से कवरिंग का पूरा सिस्टम होना चाहिए, पॉलीथीन होने चाहिए, लो टनल लगे होने चाहिए, उसका हमने इंतज़ाम किया। तीसरा साल था, कुछ और प्रचार हो गया हमारा। तीसरे साल का जो हमने नर्सरी सेल करने के बाद हमने निचोड़ निकाला या अपनी कैलकुलेशन करी तो हम काफ़ी प्रॉफिट में थे। फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर टाइम दिल में ये लगी रही कि अपने सिस्टम को कैसे फाइन किया जाए और इसको कैसे फाइन किया जाए। अब उस टाइम तक भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आज मुझे 16 साल हो गए हैं, आज भी मैं अपने सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे दिल में ये रहती है इसको और कैसे फाइन किया जाए। नई नई टेक्निक्स जो भी निकलती हैं हम अडॉप्ट करते हैं, कुछ अपने दिमाग से चलते हैं, जो चीज़ें नहीं भी देखी होती उसको भी हम आजमाते हैं। तो अगले साल फिर हमने एक मीडियम बनाया। अब जिस पॉइंट के ऊपर मैं आऊँगा, सबसे ज़्यादा जोर दूंगा मैं जिस पॉइंट के ऊपर, वो हमारा एक मीडियम बना हुआ है जिसमें हम नर्सरी जर्मिनेट करवाते हैं। उस मीडियम के बिहाफ के ऊपर ही मुझे बड़े अवार्ड मिले हैं। नर्सरी रत्न, किसान रत्न, नेशनल एनजी रंगा नेशनल अवार्ड भी मेरे पास है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो इतने अवार्ड हैं अब हमें भी याद नहीं भी कितने होंगे। वो सारी उस मीडियम की देन थी। सबसे पहले अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि नर्सरी अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो पूरी तैयारी से करे, पूरे सिस्टम से करे। अगर उसको कुछ समझ नहीं आती तो हमारे पास आ जाए। हम ट्रेनिंग भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है हमारे पास। 2 दिन रहे, 4 दिन रुके, 10 दिन रुके, जितना उसके पास टाइम है उतना हम उसको टाइम दे देंगे। हमें रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने की हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी देर मर्जी रुक सकता है हमारे। अब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। बात मीडियम की चली है, मैं मीडियम के ऊपर पहले इस टॉपिक के ऊपर आऊँगा। वो 3 चीज़ों का मीडियम है, उसमें राख है,
चावल का जला हुआ जो छिलका होता है वो है। रिवर बेल्ट की सेंट है। जैसे हमें रिवर बेल्ट यहाँ मारकंडा रिवर पड़ती है, उससे हम रेत ले आते हैं। उसमें थोड़े थोड़े मिट्टी के कण भी होते हैं और बड़ी फर्टाइल होती है वो। तीसरा इसमें FYM, जो हमारे जानवर रखे हुए हैं, हमने जो डेयरी बनाई हुई है छोटी सी, उसका जो गोबर है उसको पहले गोबर गैस से हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको हम रूटावेटर से क्रश करते हैं। फिर उसका जो आड़तियों के पास एक झरना होता है, वो झरना हमने रखा हुआ है, उससे हम छान लेते हैं, उसको बिल्कुल ब्रीक कर लेते हैं। अब तीनों चीज़ें, ये तीन चीज़ ही हमारा मीडियम है। अब ये किस रेशो में है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, क्रॉप के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। ये देखते हैं, इसमें टमाटो की क्रॉप लेनी है तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी, चिल्ली लेनी है, कैप्सिकम लेनी है, उसमें चेंजेस होगी। तो वो जो मीडियम है, हम अपना एक बेड बनाते हैं। पहले खेत में हमारे 46 बेड निकलते हैं, 1 मीटर चौड़ाई में होता है और 60 मीटर की लंबाई में होता है। उस बेड के ऊपर हम 2.5 से 3 इंच की एक लेयर देते हैं। लेयर देने के बाद उस लेयर में हमने एक लाइनर बनाया हुआ है। लाइनर से लाइन निकालते हैं, उसमें 10 लाइनें निकलती हैं, 3 इंच पर लाइन होती है। वो लाइन निकलने के बाद हम उसमें सीड सोइंग करते हैं। जो टमाटर और चिल्ली और गोभी है, वो 3 चीज़ें हमारी 3 इंच की लाइन के ऊपर सोइंग होती है। प्याज के लिए है जो उसका लाइनर अलग है, उसमें हमारी 1.5 इंच के ऊपर लाइन निकलती है। हर चीज़ हमारी लाइनिंग में होती है। सीड डालने के बाद उसी मीडियम से हम उस लाइन को बंद कर देते हैं। स्प्रिंकलर लगाते हैं। स्प्रिंकलर के बाद, जो स्प्रिंकलर है 4 मीटर बाय 4 मीटर के ऊपर लगे हुए हैं, मिनी स्प्रिंकलर हैं। उसके बाद हम उसमें 2 से 2.5 घंटे पानी देते हैं स्प्रिंकलर से। स्प्रिंकलर भी इतने फाइन हैं कि 30 लीटर पर आवर का डिस्चार्ज है उन स्प्रिंकलरों का। 250 स्प्रिंकलर 1 एकड़ में लगते हैं। पानी देने के बाद उसको हम ऊपर से पॉलीथीन की शीट से कवर कर देते हैं, ताकि उसकी जो नमी है बनी रहे और बार बार हमें पानी देना ना पड़े। तो टमाटर है जो, वो 4 से 5 दिन में जर्मिनेट कर जाता है सर्दियों में, और जो चिल्ली है वो 9 से 11 दिन लेती है। जर्मिनेट करने के बाद वो पॉलीथीन उतार देते हैं हम। उसके ऊपर फिर एक लो टनल लगाए जाते हैं। लो टनल के ऊपर भी हम पॉलीथीन का यूज़ नहीं करते, और पॉलीथीन का यूज़ करना भी नहीं चाहिए। उसमें ह्यूमिडिटी बनती है, क्योंकि हीट जनरेट होती है उसमें, पौधा लंबाई ले जाता है, तने में जान नहीं रहती। हम उसके ऊपर एक कपड़ा यूज़ करते हैं जिसको PPNW बोलते हैं, पॉली प्लास्टर नॉन वूवन। 25 GSM का होता है वो। पहले साल वो हम इसको फ़ॉरेन से लाए थे, अब इसको रिलायंस बना रहा है। बड़ा इजीली अवेलेबल मार्केट में हो जाता है वो। अगर किसी भाई को चाहिए हो, नर्सरी के प्रोफेशन में हो, तो मेरे से एड्रेस ले सकता है कि वो कहाँ से मिलता है। बड़ा सस्ता है। अगर पॉलीथीन के रेट्स और उस कपड़े के रेट को कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन में वो लगभग उसके बराबर ही आ जाता है। 2 सीज़न निकाल जाता है। ह्यूमिडिटी वो बनने नहीं देता, हवा उसमें क्रॉस हो जाती है, पानी उसमें बहुत छनके जाता है। तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि वो नर्सरी को लंबाई नहीं लेने देता, हार्डनिंग बीच में ही हो जाती है। उस मीडियम और इस कपड़े का तालमेल इतना ज़बरदस्त हुआ कि हमारे पास जो प्लांट मैं ऊपर दे देता हूँ, उससे 1.5 गुना जड़ उसके नीचे से आ जाती है। नर्सरी उखाड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। जब हमने इसको अप्लाई किया तो पहले 2-3 साल हमें बड़ी दिक्कतें आई। हमें ये रेशो नहीं समझ आ रही थी भाई किस रेशो में क्या चीज़ मिलानी है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं। अब किस रेशो में किस प्रोडक्ट को किस रेशो में लिया जाए, ये हमें समझ नहीं आया। पर 2-3 साल 4 साल हम इसमें अपना एक्सपेरिमेंट करते रहे। अब हमने रेशो अपनी सेट कर ली है। कोई भाई नर्सरी का काम सीखना चाहे तो हम उसको बता देंगे। ये बात मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, पर इसमें ज़िम्मेदार उलझ जाएंगे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग और गर्मी का भी हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि गर्मी का हिसाब से ही वो रेशो चेंज करनी पड़ती है हमें, नहीं तो वो नुकसान भी दे जाएगी। उस मीडियम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट
जो हमें उस टाइम नहीं पता था। बीच बीच में जैसे हम सफ़र तय करते गए अपना नर्सरी का, तो इसके बेनिफिट भी नज़र आते गए। हमें नर्सरी जमाने तक, उस मीडियम में नर्सरी जमाने तक पानी की ज़रूरत है। उसके बाद हमें 2-3 महीने चाहे हमारी नर्सरी खड़ी रहे, हमें पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसका कारण ये है, जो उसमें चावल का छिलका होता है या रेत होती है, रात को जो ओस पड़ती है मॉइस्चर को वो अपने आप ऑब्जर्व करता है, मॉइस्चर को खींच लेता है। रात को वो बिल्कुल गीला हो जाता है, सुबह 1 घंटे की धूप पड़ते ही वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ये हमें उस टाइम ये बेनिफिट नहीं पता लगा था इस मीडियम का। हमें तो ये उस टाइम हमारी ये सोच थी कि ये ज़मीन को पोला रखेगा, फूका रखेगा और नर्सरी आराम से जर्मिनेट हो जाएगी। पर बाद में हमें महसूस हुआ अभी नर्सरी उखाड़ने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। कीट पतंगों से भी ये हमें बड़ा छुटकारा देकर रखता है, क्योंकि राख होती है उसमें, कोई कीट पतंगे ज़्यादा नहीं एंटर करते उसमें। और तीनों चीज़ें ही स्टरलाइज हैं। हमारी राख भी स्टरलाइज है, जो रेत है वो भी हमें बिल्कुल उसमें कुछ नहीं होता, और जो हमारा गोबर गैस से गोबर प्रोसेस होता है वो भी बिल्कुल स्टरलाइज होता है। तो तीनों चीज़ें का ये मिक्सचर जो ऊपर लगता है, इसका एक बेनिफिट और है। नर्सरी जो इसमें हमारा FYM होता है वो नीचे से नर्सरी को पूरी ताकत देता है। एक और बात बता देता हूँ, मेरी जो नर्सरी है बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। हमारा जो सारा जो डिपेंड करता है ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और एजेक्टोबैक्टर, वो हम शुरू से ही अप्लाई करते रहते हैं। जैसे हमारी अब गोबर गैस जो हमारा सूख रहा है, उसमें जैसे जैसे सूखता रहेगा, बिल्कुल ड्राई नहीं उसको करते, उसमें मॉइस्चर रहता है। तो जैसे जैसे हम गोबर गैस की, गोबर जो बाहर निकल रहा है उसकी परत देते रहते हैं अपने ढेर के ऊपर, उसमें हम वो छिड़क देते हैं ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, वो बीच में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। उसके बाद हम लिक्विड ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास लिक्विड यूज़ करते हैं। हमारे जो स्प्रिंकलर लगे हुए हैं ट्यूबवेल से ही हमारे वो सारे सिस्टम में हम ऊपर से ही चला देते हैं। एक हमने 250 ml का 250 लीटर का एक ड्रम रखा हुआ है, जिसमें हम वो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास चला देते हैं, और ऊपर से ही वो अपने आप ट्यूबवेल से ऑपरेट होकर वो अपने हमारे खेतों में चला जाता है। इसके अलावा कोई भी जहर हमारे खेतों में यूज़ नहीं होती। तो उसका सब, अब जैसे नर्सरी की हार्डनिंग भी उस कपड़े के नीचे आ जाती है। पहले पहले हम उसमें एक रिंग लगाया करते थे, तार से लगाया करते थे, क्योंकि कपड़ा हमारा 2 साल निकाल जाता है। तार को जंग लग जाता था, वहाँ से कपड़ा हमारा ब्रेक कर जाता था। अब हम 2 साल से एक फाइबर की तार यूज़ कर रहे हैं। तो फाइबर की तार ऐसा है अभी, एक जैसे उसको इकट्ठी करते हैं बिल्कुल सीधी हो जाती है, उससे हमारे कपड़े की लाइफ बढ़ गई है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जो भी नई चीज़ें आती है हमें पता लगता है भी ये नर्सरी में सक्सेस हो सकती है, हम उसको यूज़ करते रहते हैं। पहले पहले जैसे हमारा सिस्टम था, हमने जैन इरिगेशन का लगाया था, बड़ा सिस्टम पुराना हो गया था उस टाइम, उसका डिस्चार्ज भी ज़्यादा था पानी का। जैसे जैसे फिर हम नेटाफेम की तरफ आए, इनकी जैसे जैसे भी ये कोई नई नोजल इनकी निकलती है, हमें अप्रोच करते हैं, ये आप यूज़ करके देखो, वो हम यूज़ करते हैं। अब नर्सरी जब हम अपनी प्रोड्यूस करते हैं, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो बात मीडिया की हो गई, नर्सरी जर्मिनेट की हो गई। अब जो अब वैरायटी सिलेक्शन हम कैसे करते हैं मैं ये बताता हूँ। हमारे खेत में हमने 2 एकड़ ऐसे रखे हुए हैं, जिसमें 1 एकड़ टमाटर के लिए और 1 एकड़ चिल्ली और कैप्सिकम के लिए है। हमारे पास सीज़न में जैसे भी कोई कंपनी नया सीड निकालती है, 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम हमें फ्री में दे जाते हैं, वो भी अपने खेत में टेस्ट करो, इसमें वायरस नहीं आएगा। तो 150 वैरायटी मेरे खेत में टमाटर की चेक में लग जाती है। तो जो ऑलरेडी रनिंग में वैरायटीज़ हैं वो भी हम लेते हैं, जो नई वैरायटीज़ आ जाती हैं वो भी हम लेते हैं, उसको फिर हम कंपैरिजन करते हैं। हम उस एकड़ की सेल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे जैसे टमाटर 150 वैरायटी लगा हुआ है, कौन सी वैरायटी संतरी रंग में पकी है, कौन सी बिल्कुल डार्क रेड में पकी है, कौन सी वैरायटी ओब्लोंग में आई है, कौन सी बिल्कुल राउंड शेप में आई है, वजन कितने से कितने ग्राम आ गया है। मंडी में जो इसका 90 से 120 ग्राम तक का जो टमाटर होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। कई वैरायटीज़ ऐसी होती हैं ओवर शेप में आ जाती हैं, उसकी भी मांग कम हो जाती है, कुछ अंडर शेप में रह जाती हैं। तो हम पकने के बाद जब अब हमारी 150 वैरायटी जब चेकिंग में लगी होती है, उसमें हम ये देखते हैं
पकने के बाद हम फ्रूट को तोड़ते नहीं। हमें ये चेक करना होता है कि गर्मी में फ्रूट पकने के बाद कितने दिन रह सका, गला नहीं। तो उसके बाद फिर हम ये देखते हैं पहली तड़ाई में क्या वज़न आया, दूसरी तड़ाई में फ्रूट का क्या वज़न आया, 16वीं 17वीं तड़ाई तक जाते जाते उसका क्या वज़न रह गया, गोली तो नहीं रहेगी या प्रॉपर शेप में आता रहा। फिर हम ये देखते हैं अभी बंच में गुच्छे कितने आए, गुच्छों का साइज़ क्या था, उसमें कितने ओवर थे, कितने अंडर थे, कितना, जो वैरायटी हमें लगता है अभी बिल्कुल सही साइज़ में दे गई है, बंच में इक्वल वज़न के जो फ्रूट आए हैं, उस वैरायटी को हम उठाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, फार्मर्स की जो टेंशन है हम अपने खेत में ही 1 साल में ही हम देख लेते हैं, उसको चेक करने के बाद ही हम वो वैरायटी बाहर निकालते हैं। ऐसा ही हमारे चिल्ली का है, क्योंकि अब हमें ये पता है भी चिल्ली राजस्थान में कौन सी लगेगी, यहाँ यूपी में कौन सी लगेगी, पंजाब कौन सी जाएगी, हरियाणा में कौन सी जाएगी और हरियाणा के साउथर्न पार्ट में कौन सी लगेगी। तो ये वैरायटियाँ चेक करने के बाद अब चिल्ली में भी ऐसा है, किसी को डार्क ग्रीन चाहिए, किसी को लाइट ग्रीन चाहिए। तो 1 एकड़ में 60-65 वैरायटी मेरी चेकिंग में लगी होती है। उसमें हम ये देखते हैं कौन सी पैरेट कलर में आई है, कौन सी ग्रीन कलर में आई है, कौन सी डार्क ग्रीन में आई है, पहली तड़ाई में कितना वज़न दिया, दूसरी तड़ाई ने फ्रूट का कितना वज़न दिया। सारा फोकस हमारा दिल्ली मार्केट के ऊपर रहता है। पर अब 3-4 सालों से कई एक्सपोर्टर ऐसे हैं जिन्होंने हमसे तालमेल किया है, वो यूरोप में फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। वो भी हमें बता देते हैं कि हमें ये सेगमेंट की चिल्ली चाहिए, तो आप हमें नर्सरी तैयार कर दो, क्योंकि वो उनका फोकस पंजाब की तरफ अभी ज़्यादा है, हरियाणा की तरफ अभी रुझान कम है उनका। तो हम कई लाख प्लांट्स वो मेरे से तैयार करवा लेते हैं। तो अब मैं हरियाणा में भी कई बार ऐसा है भाई, उनका जो एक्सपोर्टर है उनका तालमेल करवा देता हूँ फार्मर से, रेट वो पहले तय कर देते हैं, शुरू से आखिर तक ये रहेगा। तो इसमें ऐसा है, कुछ फार्मर भी सेफ हो जाता है, उसको पता है अभी मेरा ये प्रोडक्ट है, इस रेट तो बिक ही जाएगा। तो अब थोड़ी सी हम ये भी हेल्प कर देते हैं। ये चीज़ें सारी करने के बाद वैसे तो सारा टारगेट हमारा दिल्ली मार्केट के ऊपर भी है। अब हम कुछ ऐसा है भाई, प्रोसेसिंग की तरफ भी आ रहे हैं। कुछ प्रोसेसिंग की वैरायटियां हैं, हम उसके ऊपर भी, जैसे पंजाब में टमाटर की कई प्रोसेसिंग करते हैं, हम ज़मींदारों को समझाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप मार्केट के ऊपर पूरा इसके आड़तियों के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप इन कंपनियों की तरफ भी जाएं, क्योंकि वो आपको एक फ़िक्स रेट दे देंगी, जिससे आपको ये पता रहेगा अभी इतनी प्रोड्यूस हमने ले लेनी है और इतना लगभग इतना तो सेफ़ हैं हम। तो उसमें 2-3 सालों से फार्मर्स काफ़ी बेनिफिट में जा रहा है। उसके बाद अब हम एक थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा, अपने काम को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं हम। अब हम एरोपोनिक के ऊपर भी जा रहे हैं। तो हम एक आलू के सीड के लिए एक एरोपोनिक लैब लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम हवा में ही आलू जो प्रोड्यूस करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे। तो एक छोटी सी लैब भी लगाऊंगा मैं। टिश्यू कल्चर के ऊपर भी मैं अपना फोकस अब फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि समय की मांग है, टिश्यू कल्चर के ऊपर जाना ही पड़ेगा हमें। जैसे स्ट्रॉबेरी की काफ़ी मांग बढ़ रही है इधर हरियाणा में और पंजाब में, तो मैं टिश्यू कल्चर में, जैसे मदर प्लांट है, मेरी बात हुई है अमेरिका में, वहाँ से मदर प्लांट का वो उनके जीन्स आ जाएंगे, तो उससे मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते इधर इसके ऊपर भी आऊँगा और फ्लोरिकल्चर के ऊपर भी आ रहे हैं। तो हम ऐसा है अभी अमेरिका से हम उसका गेंदे का एक सीड मंगवाते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, पर काफ़ी ज़मींदारों को बेनिफिट भी दे जाता है। तो ये मुझे कहने का मतलब ये है कि हम पहले सारी चीज़ें अपने खेत में टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम बाहर निकालते हैं, ताकि ज़मींदार को लॉस ना हो जाए। मेरे दिल में हर टाइम ये बात रहती है कि मैं खुद ज़मींदार हूँ, 25-26 एकड़ की खेती करता हूँ, क्योंकि नर्सरी का जो रिज़ल्ट है वो आना है 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आना है। 3 महीने बाद अगर ज़मींदार को पता लगे कि इस प्रोडक्ट की मांग ही नहीं है, तो ज़मींदार के दिल में क्या जाएगी। तो हमें ये लगता है कि पहले अपने खेत में टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद हम जिस वैरायटी के ऊपर हमारा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए भाई ये वैरायटी मार्केट में चलने वाली है, हम उसको ही बाहर निकालते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ट्रेनिंग लेनी हो, तो आप मेरे पास आ जाइए।
अब ऐसा है, हम मेरा कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन है, वो मुझे लेक्चर देने के लिए भी बुला लेते हैं। उनके जो स्टूडेंट हैं BSc MSc कर रहे हैं, वो मेरे पास वो एक दिन की ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं। तो जैसे हमारा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गरोंडा में है, वहाँ भी ट्रेनिंग होती है, वो लास्ट दिन मेरे पास भेज देते हैं कि अगर ग्राउंड लेवल पर आपने कुछ सीखना है तो वहाँ जाइए, वो वहाँ से आपको नर्सरी दे दी जाए, ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो उनके साथ भी हमारा कुछ टाई अप है। तो दोस्तों, अब हम वेल वाली सब्जी भी सारी नर्सरी ले रहे हैं। तो वेल वाली सब्जी में भी हमने वो अपना मीडिया जो बनाया हुआ है वो अपना अप्लाई कर दिया था हमने। तो उसमें एक ड्रॉबैक था। सबसे बढ़िया हमें कंपैरिजन में, हम पहले हर 15 दिन, एक साल तक हर 15 दिन में एक कंपैरिजन में उसके साथ चेक के साथ अपनी रिसर्च करते रहे अपनी लैब में। हमारा जो मीडियम था उसमें जर्मिनेट भी कोकोपीट के मुकाबले 1-2 दिन जर्मिनेशन पहले आ जाती थी। प्लांट की हेल्थ बढ़िया हो जाती थी क्योंकि उसमें जो FYM थी वो नीचे से ताकत दे देती थी। और कोकोपीट में ऊपर से हमें न्यूट्रेंट देने पड़ते हैं और उसमें कुछ नहीं होता। तो जो हमारा जो मीडियम था उससे 100 गुना ज़्यादा बेटर था। पर उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि जैसे तो वो नीचे से उसमें नमी होती थी, गिल्ला होता था, तो वो बंधा बनाया वो नीचे से आ जाता था जब हम प्लांट प्रो ट्रे से बाहर निकालते थे। पर जैसे दूर जाना होता था, पंजाब जाना होता था या UP जाना होता था, बिहार तक भी अब हमारे कस्टमर है वहाँ भी जाता था, जाते जाते वो ड्राई हो जाता था, बिल्कुल सूख जाता था। तो अब हमें बड़ी मजबूरी के ऊपर कोकोपीट पर आना पड़ा। पर हम 100% अब भी कोकोपीट यूज़ नहीं करते। उसमें हमने एक रेशियो रखी हुई है, उसमें अपना मीडियम भी 25% हम लगाते हैं। इससे उसको नीचे से रूट्स को भी डेवलप होने में काफ़ी मदद मिलती है, पौधे को, प्लांट को ताकत मिलती है, ऊपर से वो ग्रो बढ़िया करता है, उससे जल्दी तैयार हो जाता है, प्लांट हेल्दी आ जाता है। तो किसान भाइयों, यही कुछ तजर्बे थे जो मैंने आपसे कुछ शेयर करने थे। मैं आज भी ये कहना चाहूँगा, कोई किसान भाई नर्सरी के फील्ड में आना चाहे तो बहुत गहरा समुंदर है, जितनी डुबकी लगा लोगे उतना गेन कर लोगे। पर इस फील्ड में आने से पहले आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, वैरायटीज़ का ज्ञान होना चाहिए, अपनी टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए। घाटे का सौदा ये नहीं है। कोई भी किसान भाई अगर मेरे से कोई मदद लेना चाहे तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, उस नंबर के ऊपर मुझे कॉल भी कर सकता है। अगर मेरे पास आना चाहे, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक मेरा जो मेन सीज़न होता है वो 7 महीने का होता है। जब मर्जी आके ट्रेनिंग ले सकता है, हम उसको एक दिन में ही ट्रेंड कर देंगे। तो मेरा जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9813159427। दोबारा रिपीट करता हूँ, 9813159427। आप जब मर्जी मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई खेतीबाड़ी या नर्सरी के बारे में कोई आपको समस्या आ जाए, जब मर्जी पूछ सकते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं ये वैरायटी मेरे से गई है या नहीं गई। जब मर्जी आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। एरोपोनिक के बारे में अभी मैं नया हूँ, मेरा सिस्टम अभी लगा नहीं है। जैसे ही मेरा ये सिस्टम लग जाएगा तो मैं आपको अपग्रेड करता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट ईयर से वो जो ट्यूबर आएंगे, जो पोटैटो के ट्यूबर आएंगे, वो मैं देना आपको शुरू कर दूंगा नेक्स्ट ईयर से। इस साल मेरी अभी लैब शुरू नहीं हुई, अब बड़ी जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। और खेतीबाड़ी के बारे में कोई सलाह भी अगर चाहिए हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे से फ़ोन पर आप संपर्क कर लीजिए। नर्सरी के बारे में जो भी आपने पूछना चाहो, बिल्कुल निश्चिंत होकर जब मर्जी आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं। बाकी फिर भी ये बात मैं कहना चाहूँगा, अगर नर्सरी के फील्ड में आना है तो सिस्टम पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अगर हथियार मजबूत होंगे तो सेना लड़ेगी। तो यही फार्मूला यहीं खेतों में भी लगेगा। तो किसान भाइयों, मैं अपनी बात काफ़ी लंबी हो गई है, अपनी बात मैं अब ख़त्म करता हूँ। तो कोई भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे जब मर्जी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। और मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, कृषि जागरण वालों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने अप्रोच किया कि आप एक छोटी सी अपनी बात रखिए किसानों के सामने। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है अपनी बात रखने का। धन्यवाद। नमस्कार।